हेलो डियर व्यूवर्स, आज का चैप्टर हमारा है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और इसके जो की पॉइंट्स है, जो हाइलाइट्स हैं, हम लोगों को पढ़ने हैं। दोज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं। इनको हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं वो एक फोर्स की वजह से होती है। नेक्स्ट, पर माउंटेन्स एंड टाइप्स, यानी पर्वत और उनके प्रकार। इसमें और एक चीज़ आप जोड़ लीजिए, एंड इम्पार्टेंस, यानी उनके महत्व क्या हैं। देन प्लेट्यूज यानी पठार, प्लेन्स यानी मैदान, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, स्थल रूप और लोग। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल में हम लोग देखेंगे कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका लोगों पर क्या इम्पैक्ट होता है और लोगों का उनसे कैसे इंटरेक्शन होता है। ओके, और इसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट के प्रॉस्पेक्टस में लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि लास्ट चैप्टर में भी था तो ये यहाँ पर भी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सरफेस पे, जो लैंड सरफेस है, वहाँ पे आप देखते हो कि ये एकदम प्लेन नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई लैंड्स हैं, यानी ऊंचे ऊंचे स्थान हैं, और कहीं पे लो लैंड्स हैं, तो कहीं पर प्लेन एरिया है। तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म्स हैं, यानी जो स्थल रूप हैं, इनको हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, कटक, है ना। ये अलग अलग हम लोग नाम देते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो ये दो तरीके की प्रक्रियाओं से होते हैं जो यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं। एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल प्रोसेस है, यानी आंतरिक क्रिया, इससे दो चीज़ें होती हैं। अब आंतरिक क्रिया का मतलब ये है कि जो आपका लिथोस्फेयर है, अब जो चैप्टर 4 है इसमें हम लोगों ने लिथोस्फेयर को खूब डिटेल में पढ़ा था। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ कि लिथोस्फेयर में एक तो ये धरती है जहाँ पर आप रह रहे हो, एक ये चीज़ आती है, ठीक है, यानी लैंड सरफेस आप इसको कह सकते हो, एक ये। और दूसरा जो ओशियन बेसिन से, यानी जो ओशियन का बॉटम है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। पानी अलग चीज़ है, उसमें जो वाटर भरा हुआ है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, बट जो उसका बॉटम है, यानी जिस पर पानी भरा हुआ है, वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो जो लिथोस्फीयर है ना, तो जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं उसके अंदर से जो फोर्सेज वर्क करती है और उससे जो प्रोसेस होती है, तो उससे दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो कोई अपलिफ्टमेंट होता है, यानी कोई पार्ट ऊपर को उठ जाता है, और या तो होती है सिंकिंग, यानी कोई पार्ट नीचे को धंस जाता है। अगर वाटर बॉडीज़ में यही चीज़ होती है, यानी वाटर बॉडीज़ के नीचे, तो उसको इमरजेंस यानी उभार होना, जैसे बहुत सारे आइलैंड्स उभर के बाहर आ जाते हैं। और सबमर्जेंस यानी उसका डूब जाना, कई सारे आइलैंड्स फिर से डूब जाते हैं। ये प्रोसेसेस होती रहती हैं। तो ये कैसी प्रोसेसेस है? इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस से होती है, उसको एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और दूसरी बाह्य प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं, इसमें एक चीज होता है इरोजन, और दूसरी चीज होता है डिपोजिशन। अब यहाँ से इन जैसे कोई अपलिफ्टमेंट हुआ या कोई सिंकिंग हुई, यहाँ से जो लैंडफॉर्म्स बन गए, उस पर बाद में एक प्रोसेस वर्क करती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? जैसे इरोजन है, इरोजन कहते हैं कि जब कोई रॉक, उसका इरोजन होता है, यानी उसकी काट छाट होती है, और इरोडेड मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसको वहाँ से बहा करके ले जाया जाता है इरोजन के एजेंट्स के द्वारा। अब इरोजन के एजेंट्स कौन कौन से हैं? बेसिकली आपका फ्लोइंग वाटर, यानी बहता हुआ पानी, विंड है यानी हवा, और ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स होते हैं, आप कह सकते हो, जो बर्फ की नदी होती है, ठीक है। जैसे नदी में पानी बहता है, ग्लेशियर्स में बर्फ लुढ़कती बहती हुई चलती है। सी वेव्स, ये सब क्या है? इरोजन के एजेंट्स हैं। तो इन एजेंट्स की वजह से जो रॉक टूटती है और वो अपनी जगह से बहती है, तो किसी भी कोई भी जो अपलिफ्टमेंट है उसका इरोजन हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो एक प्रक्रिया ये वर्क करती है लैंडफॉर्म्स को शेप लेने में, स्थल रूप के बनने बिगड़ने में, और दूसरी होती है डिपोजिशन,
इरोजन से जो चीज़ कट करके बह रही है वो कहीं पर डिपॉजिट तो होगी ही, तो जब डिपॉजिट होगी तो वो भी एक लैंडफॉर्म क्रिएट करेगी। तो आई होप आपको इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से, यानी दोनों प्रोसेस को मिला करके बहुत सारे स्थल रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिनके अभी हमने नाम भी लिए थे, जो बेसिकली आपके माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और प्लेन्स हैं। तो अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। माउंटेन्स, क्वेश्चन है माउंटेन होता क्या है। तो माउंटेन जो सामान्य नज़रों में, ठीक है, एक प्लेन एरिया से ऊपर उठा भाग आपको दिखाई दे और जिसकी जनरल हाइट जो है वो 600 मीटर से ऊंची हो, 6 मीटर से एबव हो, और जिसका हेड जो है वो कोनिकल हो, यानी ऊपर जो त्रिभुज जैसा बना हो, तो ये क्या होता है, माउंटेन कहते हैं। माउंटेन का ही छोटा रूप जो होता है वो हिल होता है। इसको पर्वत कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। तो माउंटेन यानी पर्वत का ही छोटा रूप क्या होता है, पहाड़ी होता है। अब माउंटेन्स यहाँ से ले करके काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पाए जाते हैं। जैसे कल उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हिमालय माउंटेन है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो 8,850 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे हमने अभी जो ओशियन बॉटम की बात की थी और कहा था कि ये भी जो है आपके लैंड सरफेस में ही आएगा, आपके लिथोस्फीयर में भी आएगा। तो अंडर वाटर भी माउंटेन्स हैं। आपका एक माउंटेन है मौना किया, पैसिफिक ओशियन में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 10,000 मीटर के आसपास है, यानी ये माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है, लेकिन ये सी लेवल से नीचे की तरफ से जो सी लेवल जहाँ से हम जीरो मेजर करते हैं सी लेवल से, कल बताया गया था, यानी चैप्टर नंबर 4 वाले वीडियो में। ये चैप्टर कौन सा है आपका, सॉरी ये 5 नहीं, चैप्टर 6 है। उसमें लिखा होगा, जो वीडियो यहाँ पे आपने देखा होगा, वीडियो के नेम में लिखा होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। खैर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस हो। चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा था, तो ओशन तो सी लेवल से नीचे की तरफ ये है, तो ये 10,000 मीटर का है, ये वाटर के अंदर है, और ये सी लेवल से ऊपर की तरफ है माउंट एवरेस्ट जो यहाँ पर है। वाटर के अंदर भी बहुत ऊंची ऊंची जो माउंटेन्स और हिल्स पाई जाती हैं। अब माउंटेन्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन। 3 टाइप्स के आपके माउंटेन्स होते हैं। अब फोल्ड माउंटेन जो है वो कैसे बनते हैं, जो इंटरनल प्रोसेस होती है, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस में ये होता है कि अगर दो तरफ से किसी चट्टान के बीच में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी 2 तरफ से वो प्रेस हो रही है, तो उसके बीच में जो सॉफ्ट रॉक्स होती है वो क्या हो जाती है, वो फोल्ड हो जाती है, वो फोल्ड होके ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें जो पार्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है और वो माउंटेन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जैसे आपका हिमालयाज फोल्ड माउंटेन है, आल्प्स फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये सब फोल्डिंग की वजह से बने हैं। इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं ओल्ड फोल्ड, यानी जो बहुत पहले के बने हुए हैं, और एक है यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड। अब अगर आप एग्जाम्पल लो हिमालय का, तो ये यंग फोल्ड में आएगा। आल्प्स का तो यूरोप में जो है यंग फोल्ड आएगा। रॉकीज जो नॉर्थ अमेरिका में है यंग फोल्ड में आएगा। एंडीज साउथ अमेरिका यंग फोल्ड में है। अब अपलेशियन ये अमेरिका में वेस्ट साइड में है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में अपलेशियन, ये आपका ओल्ड फोल्ड है। इंडिया में जो अरावली रेंजेस हैं ये आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। देन आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जब इंटरनल प्रोसेस ऐसी होती है, जब मतलब पूरा लैंड ऐसे बना हुआ है और उसका कोई एक पार्ट नीचे की तरफ सिंक कर जाए, ठीक है, ये इमेज आपको दिख रही है, देखो किस तरीके से ये सिंक हुआ है बीच का पार्ट।
तो वो इस तरीके से ऐसे देखिए जो बन जाता है, ऐसे बना है। तो अब ये पार्ट नीचे की तरफ सिंक कर गया ऐसे। तो जो पार्ट नीचे की तरफ सिंक कर जाता है इसको हम बोलते हैं ग्रेबन, इसको ग्रेबन बोलते हैं। और जो पार्ट ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। इसका एग्जाम्पल आपको जर्मनी की राइन रिवर वैली में मिल जाएगा। राइन रिवर है, घाटी भी है, तो वो उसी रिफ्ट से होकर के बहती है, नहीं जो पार्ट नीचे की तरफ धंस गया है उसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं। तो उसमें से होकर के राइन रिवर बहती है। और जो दोनों तरफ की ये हॉर्स्ट है, यही माउंटेन है। तो एक तरफ का नेम है वोसिस और दूसरी तरफ का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, तो ये है आपके ब्लॉक माउंटेन। इसके बाद में थर्ड टाइप जो है आपका वोल्केनिक। तो वोल्केनिक माउंटेन जो है ये बनते हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज से। जैसे वोल्केनो आते हैं तो उसमें से बहुत सारा मैटर बाहर आता है, जो लावा बाहर आता है, बहुत सारे मिनरल्स सब बाहर आते हैं उसमें से, और वो वहीं पे जब डिपॉजिट होकर के एक माउंटेन का शेप ले लेते हैं तो उनको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इटली का जापान का वेसुवियस है, ठीक है, सॉरी जापान का फ्यूजियामा है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? वोल्केनिक माउंटेन के। हिंदी में इसका नाम है वलित पर्वत, इसका नाम है भ्रंश पर्वत और इसका नाम है ज्वालामुखी पर्वत। पुराने वलित पर्वत, नए वलित पर्वत। ठीक, ये हिंदी में नाम इनके हो गए। अब यहाँ पर बात आती है कि माउंटेन्स और टाइप्स हो गए। अब बात आती है कि इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो देखो, अगर आप माउंटेन्स को देखो तो ग्लेशियर्स का हाउस वही है, सारे ग्लेशियर्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स क्या होती है? आइस या बर्फ़ की बहती हुई नदी है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। तो वही जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होती है, यानी प्लेन एरिया में जो भी नदियाँ बह रही हैं उनका सोर्स कहाँ पे है? ग्लेशियर। और ग्लेशियर कहाँ पे है? माउंटेन्स पे। तो सारी जो रिवर्स निकल रही है वो सब वहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो रिवर वैलीज़ हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, रिवर की जो टेरेसेस हैं, टेरेसेस बना करके उस पर, और जो उसके स्लोप्स हैं, ढाल हैं, वहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। हालांकि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टफ है लेकिन करते ही हैं। आप गए भी होगे टूर पे, बहुत सारे ऐसे रीजन में नहीं गए हो तो जाओगे ही, जल्दी ही आप लोग भी टूर जाओगे, करोगे टूर, तो वहाँ पे जा कर के देखोगे। और इसके अलावा फिर वहाँ पे प्लांटेशन भी होता है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फना पाए जाते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन, यानी जो प्लांट कम्युनिटी होती है, और फना का मतलब होता है एनिमल कम्युनिटी। तो बहुत तरीके के वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं जो बाकी मैदानी रीजन में नहीं पाए जाते हैं या रेगिस्तानों में नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत तरीके के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़, वो वहाँ पाए जाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन, औषधियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। आयुर्वेद का तो घर ही जो पर्वतों पे होता है एक हिसाब से। ठीक है, और बहुत सारी जो बिल्डिंग वुड्स हैं यानी इमारती लकड़ियाँ हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। जब हिली रीजन से रिवर्स नीचे की तरफ गिरती हैं तो वहाँ पे वाटरफॉल्स बनते हैं और उन वाटरफॉल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इस तरीके से इनकी जो है वो हम लोगों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलप हो रही है वो क्या है? वहाँ पे टूरिस्ट पर्पस के लिए जो है लोग वहाँ पे जाते हैं। बहुत खूबसूरती होती है माउंटेन रीजन में। और इसके अलावा भी जो क्लाइमेटिक इफेक्ट वहाँ पे होता है, जैसे जब मैदानी रीजन में गर्मी पड़ रही होती है तो जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ठंडी पड़ रही होती है। तो जिनके पास रुपया पैसा है वो लोग उस टाइम पे वहाँ पे चले जाते रहते हैं। रुपया पैसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जाना और रहना महंगा पड़ेगा, जो वहाँ पे कंटिन्यू रहने वाले लोग नहीं है, क्योंकि रहने का भी उनका खर्चा पड़ेगा, वह उनको खाना महंगा पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये बताया। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है आपकी प्लेट्यूज़। तो प्लेट्यूज़ में आप जान लो कि खाली इतना फ़र्क होता है कि जहाँ पे माउंटेन्स जो थे ये कोनिकल थे ऊपर की तरफ से, प्लेट्यूज जो होते हैं वो समतल होते हैं, ऊपर से टेबुलर होते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। पठार, बाकी सारी डिफिनेशन बिल्कुल माउंटेन हिल जैसी है, लेकिन ये ऊपर से क्या होते हैं? समतल होते हैं। और इनका जो ये स्लोप होता है, यानी ढाल होता है, ये धीमा ढाल होता है, इसको हम बोलेंगे जेंटल स्लोप। क्या बोलेंगे? जेंटल स्लोप।
उसमें क्या बोलते हैं हम उसको, स्टीप स्लोप, यानी तेज ढाल होती है, तीव्र ढाल होती है। और इसमें क्या होती है, जेंटल ढाल होती है ऐसे। अगर एग्जाम्पल देखो इनके, तो भारत में मुख्यतः 3 पठार पाए जाते हैं, ठीक है। एक है आपका डेक्कन प्लेटू, फट से इंडिया का एक मैप बनाते हैं और लोकेशन सहित आपको दिखा देते हैं। जल्दी में बनाया गया है तो बहुत सही नहीं बना होगा। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन हो गया, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन हो गया, ये मालवा प्लेट्यू का रीजन हो गया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 पठार आपके भारत। यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार पाया जाता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर के आसपास है। और यहीं पे जो है, इसी में पामीर की गांठ पाई जाती है, पामीर नाट बोलते हैं उसको, इसको वर्ल्ड की रूप बोलते हैं, यानी विश्व की छत बोला जाता है इसी पामीर नाट को। इसके अलावा बाकी और बहुत सारे विश्व के दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में प्लेट्यू हैं, पठार हैं, इथोपिया में बहुत सारे पठार हैं, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। पैटागोनियन प्लेट्यू है, तो और भी बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, आप इसको सर्च कर सकते हो। और अगर आप और भी नेम लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताइए कि ये पठार इस देश में है। अब इनका अगर इम्पॉर्टेंस देखें कि इनका क्या इम्पॉर्टेंस है, तो जो पठार होते हैं ये बेसिकली जो होते हैं वो खनिजों के घर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे पाए, जैसे छोटा नागपुर पठार जो है, ये जान लो कि इंडिया की जो भी जितने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वो बेसिकली इस रीजन में पाए जाते हैं, चाहे कोल हो, कोयला, चाहे आयरन हो, ठीक है। और भी बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं, तो खनिजों के घर होते हैं, खाली भारत में ही नहीं, सब कहीं पे। दूसरी, जो लावा से, वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो पठार बने हुए हैं, तो वहाँ पे लावा सॉइल पाई जाती है, ब्लैक कलर की सॉइल होती है, तो वो कपास वगैरह के उत्पादन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ महाराष्ट्र में जो प्लेट्यू है वो ब्लैक सॉइल का बना हुआ प्लेट्यू है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा यहाँ से भी वाटरफॉल निकलते हैं प्लेट्यू रीजन से, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, यहाँ पे सुवर्णरेखा नदी है और वहाँ पर हुंडरू नाम का जो जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल है। अब ये आपको याद रखना है, ये छोटी बात नहीं है, जैसे जो ये बीच में बता दिया जाता है, यही आपका जीके बनाता है। पूछ लिया जाएगा कि हुंडरू वाटरफॉल किस रिवर पे है या कहाँ पे है, ठीक है। तो कहाँ पे है, सुवर्णरेखा रिवर पे है। और दूसरा कर्नाटका में है जोग फॉल, JOG जोग फॉल नाम है, वो कर्नाटका में शरावती रिवर पे है। तो ये प्लेट्यूज़ की उसमें हो गए। बाकी प्लेट्यूज़ भी जो है वहाँ पे भी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पे वो भी अट्रैक्टिव होते हैं काफ़ी। अब नेक्स्ट क्या आता है, प्लेन्स, मतलब मैदान। तो प्लेन्स कैसे बनते हैं, जैसे किसी लैंड का सबमर्जेंस हुआ, सिंकिंग हुई, अब वहाँ पे गड्ढा बन गया, अब माउंटेन से आने वाली जो रिवर्स हैं तो अपने साथ काट पीट करके जो मलबा, यानी जो सेडिमेंट्स होकर के होता है, बहा करके लाती हैं, तो वहाँ पे उसको डिपॉजिट करती हैं और वो बनता जाता है। जैसे बाढ़ आती है तो बहुत सारा उसमें मैटर इकट्ठा करके एक जगह दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर देती है। तो इसी तरीके से ये मैदान बनते हैं। जैसे अगर भारत का जो मैदानी रीजन है, मैदानी इलाका है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों का जो ये इलाका है, तो ये बना हुआ है किससे, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जो बहाव है उससे लाई गई जो अवसाद हैं, उसके सेडिमेंट हैं, उससे जमा करके बना हुआ है। जैसे चीन के जो बड़े बड़े प्लेन हैं वो यांगत्सी रिवर से बना हुआ है। अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन आप USA जिसको बोलते हैं, वहाँ की बड़ी नदियों मिसिसिपी और मिसौरी से बना हुआ है। अमेज़न बेसिन अमेज़न नदी से बना हुआ है। नील नदी से, नील नदी की तो उपज ही है मिस्र, जो इजिप्ट कंट्री है वो, ठीक है। तो और भी जान लीजिए कि जो नदियों से इसीलिए मैदान बने, और मैदानों में बहने वाली नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं लोगों के लिए कि जितनी भी सभ्यताओं का उदय हुआ है वो इन्हीं मैदान में, नदियों के किनारे ही हुआ है। और इसके अलावा मैदान किस लिए महत्वपूर्ण है, मैदान पे ट्रांसपोर्ट आसान है, यानी यातायात के साधन आसानी से मिल जाते हैं। उपजाऊ ज़मीन होती है तो वहाँ पे खेती आसानी से हो जाती है, उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है, तो इसलिए जो मैदान होते हैं वो सबसे फेवरेबल कंडीशन, यानी सबसे आसान दशाएं लोगों के रहने के लिए उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए जो प्लेन रीजन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं।
और इसके अलावा मैदान की एक कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कुछ ये अभी हमने जो बताया सब नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, हवा के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको बोलेंगे अगर हम तो इनको एलुवियल प्लेन बोलेंगे। और झीलों के द्वारा ला करके बनाए जाते हैं, लेकेस्ट्राइन बोलते हैं उनको, ग्लेशियल प्लेन होते हैं। हवा के द्वारा जो जमाव से बनाए जाते हैं वो लोयस प्लेन होते हैं। तो अलग अलग नाम हैं जो इन एजेंट्स से बनाए जाते हैं, लेकिन इतना डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं जानना है, ये आप अपर क्लासेस में हम लोग इसको जानेंगे। तो अब आते हैं अगला, लैंडफॉर्म्स एंड दी पीपल, यानी जो स्थल रूप हैं और लोग वो एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले माउंटेन्स को देखो, तो आपने माउंटेन्स पे देखा कि किस तरीके से वहाँ से सारी रिवर्स निकलती हैं, जो वाटर का प्लेन रीजन में वाटर का एक अल्टीमेट सोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ से, जो एनर्जी की सोर्स है। बहुत सारी वहाँ पे मेडिसिन्स पाई जाती हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो माउंटेन्स है वो वोल्केनो के और अर्थक्वेक के सोर्स हैं। तो वोल्केनो और अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, कुछ दो एक फ़ायदे भी हैं। ठीक है, फ़ायदे भी हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो जानो इसको। जो वोल्केनो का पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें या अर्थक्वेक का तो देखेंगे इसका फ़ायदा भी क्या होता है। तो ये हो गया। अब अगर प्लेन रीजन में देखोगे तो प्लेन में क्या है, अभी बताया गया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस रीज़न यही है, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कन्वीनियंस है, वो यही अवेलेबल कराता है। और इसके अलावा जो आपका प्लेट्यू रीजन हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। तो ये इतने हमारे लिए इतने ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हम इनका वाइज यूज़ नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, इनका सस्टेनेबल इससे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कहने का मतलब हम अगर ये नहीं समझेंगे कि ये सब हमारे लिए ही है, बट हम इसको वाइजली यूज़ करें, इसको ख़त्म करने के पीछे ना पड़े कि अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारी जो फ्यूचर नीड्स हैं वो कैसे पूरा होंगी। ठीक है, जैसे हम माइनिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा माइनिंग करते हैं कि उसके और ज़्यादा जो बैड इफेक्ट्स हैं उस पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इससे क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। हम फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन हम फॉरेस्ट केवल कट करते हैं, नहीं लगाते हैं, और इतने ज़्यादा फॉरेस्ट कट कर देते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज होने लगती है, बारिश टाइम से नहीं होने लगती है, इरोजन यानी जो भूमि का कटाव है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है ना। तो ये सारे नुकसान होने लगते हैं अगर हम चीज़ों का वाइज यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें ये चीज़ें भी समझनी चाहिए, वरना हम लोग अभी देखिए सब ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, सब जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है, हम आसपास चेंजेस देख रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स हमारे आंखों के सामने धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो ये सब इसी वजह से है, क्योंकि हम लोग इसका बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि इन चीज़ों को हम इस तरीके से प्रयोग करें कि हमें लगे कि हमें इनकी आगे भी ज़रूरत है, तो हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी करते रहें और इनको बचा करके रखें। एक पेड़ काटें तो 2 पेड़ लगाएं। तो और भी ऊर्जा के और नए स्रोत भी हम लोग तलाशें। जैसे कोयले का खनन करते हैं तो कोयला भाई उस सीमित मात्रा में है, एक दिन सब खोद डालोगे, सब काम यूज़ में ले लोगे, फिर क्या करोगे। तो उसके और भी सोर्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करना, टाइडल एनर्जी का यूज़ करना, हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इस पर और ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आपको चैप्टर कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों तक भी बात पहुंचाइए कि हाँ, करियर एग्जाम्स नाम का एक चैनल है, आप वहाँ पे देखिए एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, सभी क्लासेस की एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। हम धीरे धीरे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आवर कंट्री इंडिया बहुत बेहतरीन चैप्टर है, देश के बारे में अपने जानेंगे। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।